Hello everyone. Today we will discuss about a question. Inland water transport offer many advantage, but there is a numerous challenges which need to be resolved. Comment. तो देखिए ये क्वेश्चन ये है कि इनलैंड वाटर जो होता है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का जो एडवांटेज है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं, बट उसका कुछ डिसएडवांटेज है. अब उसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, इस पे हमें डिस्कस करना है. तो कोई भी क्वेश्चन ऐसे आता है तो आप डेटा से आप आंसर स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे 14,500 किलोमीटर जो है नेविगेबल वाटरवेज है, रिवर सिस्टम में, कैनाल में, बैक वाटर में और क्रीक्स में. मतलब जहाँ पे भी वाटर बॉडीज़ होती हैं और लार्ज वाटर बॉडीज़ होंगी, वहाँ पे इस तरीके से इनलैंड वाटरवेज बनाया जा सकता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर कम्युनिकेशन एंड ऑल. ठीक है. इंडियाज़ India's inland waterways transport potential is left unused when as compared to other countries. अगर हम अदर कंट्रीज़ के मुकाबले अपने इंडिया का वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज यूज़ देखें तो इंडिया जो है बहुत ही माइन्यूट यूज़ करता है और अदर कंट्रीज़ जो हैं इस वाटरवेज को बहुत ही अच्छे से यूज़ करती हैं. अब देखिए एक इस तरीके से भी मतलब ये जैसे डायग्राम है, अगर आंसर्स में आप कभी भी डायग्राम्स बनाते हैं ना तो इस तरीके से डायग्राम्स बनाइए. ऐसे बॉक्स में बना दीजिए, पाई चार्ट हो या फिर कुछ भी डायग्राम हो तो हमेशा बॉक्स में होना चाहिए और उसको डिस्क्राइब भी होना चाहिए. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट एज अ परसेंट कितना होता है टोटल डोमेस्टिक सरफेस ट्रांसपोर्ट में. तो हर कंट्रीज़ का मैंने दिखाया हुआ है. ये देखिए जैसे बांग्लादेश अपना जो है वाटरवेज कितना यूज़ करता है, 32%. जर्मनी है 20%, यूएसए है 14%, चाइना है 9% और इंडिया 0.15%. मतलब देख रहे हैं कि इंडिया कितना कम यूज़ करता है इसको. अब आते हैं कि वाटरवेज इंडिया में है कहाँ. देखिए ये भी एक डायग्राम है, इसको भी मैंने ब्लॉक में बनाया हुआ है इस तरीके से. तो पहला नेशनल वाटरवेज कौन सा है, कहाँ पे है मतलब आपको तो ये तो पता ही होगा. हुगली रिवर, मतलब ये गंगा ब्रह्मपुत्र हुगली रिवर पे है. दूसरा जो है पहला तो गंगा पे है, दूसरा जो है वो ब्रह्मपुत्र पे है. ठीक है. तीसरा जो है वो केरला में है, ये वेस्टर्न कोस्ट में है. चौथा जो है गोदावरी एंड कृष्णा रिवर पे है. पांचवा जो है वह ब्राह्मणी उस पे है, डेल्टा पे है. तो इस तरीके से वाटरवेज को आप थोड़ा बहुत डायग्राम से बना के दिखा सकते हैं जिससे कि एग्जामिनर्स को लगेगा कि हाँ मतलब आपको थोड़ा बहुत तो आता है. ठीक है. अब वो देखिए एडवांटेज. हाँ अब ये है, देखिए क्वेश्चंस जो है ना प्रीलिम्स में भी इसी तरीके से पूछा जा सकता है. एक बार पूछा गया था यहाँ से, मतलब अगर हम आसाम से था या फिर वेस्ट बंगाल से था, आई डोंट रिमेम्बर. क्वेश्चन था कि यहाँ से अगर हमें केरला जाना है, कोट्टम जाना है, तो हमें कितने डिस्ट्रिक्ट को पार करना पड़ेगा. तो अगर हमें पता होगा कि कोट्टम कहाँ पे है, क्योंकि ये जो नेशनल वाटरवेज है ना एक साइड इसका कोट्टम में भी पड़ता है, तो इसीलिए अगर हमें ये पता रहता तो हम ये काउंट कर लेते कि हाँ कोट्टम केरला में है या फिर केरला में दिया हुआ था. मुझे ज़्यादा अच्छे से रिमेंबर नहीं है, बट आप ये वाटरवेज कहाँ से कहाँ तक है ये ज़रूर याद रखिएगा. अब एडवांटेज क्या है इनलैंड वाटरवेज का. यहाँ पे तो लो कॉस्ट जो है ना हमें बहुत ही कम पड़ती है, माइन्यूट 2 रुपये 3 रुपये इस तरीके से पड़ती है. और हमें रेलवेज़ में उसी का 20 रुपये 30 रुपये पड़ता है. एयर में 400 रुपये 500 रुपये पड़ता है. बस में 20-30 इसमें पड़ता है, तो बस में हमें जैसे 50 रुपये पड़ गया, इस तरीके से होता है ना. तो वाटरवेज में हमें सबसे कम कॉस्ट में हम चीज़ों को जल्दी भेज सकते हैं. अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि मतलब कि ये रोड, रेलवे और इनलैंड वाटरवेज में कितना टन का ये ट्रांसपोर्टेशन, कितने टन का, कितने रुपीज़ का होता है. तो मतलब कितने रुपीज़ पर टन होता है. तो सबसे ज़्यादा रोड पे लगता है 2.28. ठीक है. फिर रेलवे पे लगता है 1.4. फिर इनलैंड वाटरवेज पे 1.2. तो सबसे कम जहाँ पे लगता है वो क्या है, इनलैंड वाटरवेज. तो आप इस तरीके से डायग्राम्स बना के दिखाएंगे. देखिए लिखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन डायग्राम्स बनाते हैं ना तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है. फिर दूसरा है लो कार्बन फुटप्रिंट. अब पॉल्यूशन के नाम पे तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है. ग्राउंड लेवल को इंक्रीज करता है. ठीक है. रिवाइवल लोकल वेटलैंड्स को जो भी रिवाइव करता है. अगर वहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा अच्छे से होगा तो जैसे कि न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है मूव करेंगे इस तरीके से. ठीक है.
दूसरा आता है तीसरा है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या है, लॉजिस्टिक इफेक्टिव होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव बना देता है। अगर इनलैंड वाटरवेज जैसे देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो रॉ मटेरियल एंड ट्रांसपोर्टेशन का होता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा रहेगा तो रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन ईजिली होगा, रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन ईजिली होगा तो कंपटीशन बढ़ेगा ना फिर इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद है पावर जनरेशन। हम डैम्स बना करके पावर जनरेट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, अब हम रीजनल डेवलपमेंट मतलब इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे नेशनल वाटरवेज 1 और 2 है, इन एरिया में इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और लेबर सरप्लस है, तो इन सबको हम वहाँ पे इस लेबर सरप्लस को हम ये वाटरवेज के, नेशनल वाटरवेज के किसी वर्क में लगा सकते हैं या फिर इस तरीके से उनको जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। या लेबर माइग्रेशन को कव करेगा, न्यू जॉब क्रिएट करेगा। तो हर चीज़ का ना मतलब एक बेनिफिट और एक लॉस होता है, तो हमेशा बेनिफिट देखने की कोशिश करो। लॉस तो होता है, लॉस माइन्यूट होता होगा। वाटर सिक्योरिटी होती है, एग्रीकल्चर में वाटर अच्छे से यूज़ हो जाता है, ड्रिंकिंग प्रोसेस में अच्छे से ड्रिंकिंग प्रोसेस में यूटिलाइज होता है, इंडस्ट्रियल में होता है, अर्बनाइजेशन में होता है। जितना ज़्यादा अर्बनाइज करते हैं तो वाटर की स्कैरसिटी बढ़ती है, तो इसलिए। उसके बाद है फ्लड एंड ड्रॉट मैनेजमेंट भी हो जाता है। जैसे फ्लड आया तो हम कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना दिए, या फिर हम कुछ ऐसे इनलैंड वाटर मतलब इस तरीके से क्रिएट कर दिए, तो वहाँ पे वाटर मतलब सेटल हो गया। और ड्रॉट हुआ तो हम वहाँ से वाटर लेकर के फिर चीज़ों को बैलेंस कर दिए। अब देखिए चैलेंज क्या है। चैलेंज पहला है इन्वायरमेंटल चैलेंज क्या है। देखिए हाँ, ये भी एक तरीके से मैंने आपको बताना भूल गई कि देखिए अगर आंसर्स लिखते हैं ना तो पॉलिटिकल क्या इफ़ेक्ट है, ठीक है, इकोनॉमिकल इफ़ेक्ट क्या है, सोशल इफ़ेक्ट क्या है, इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट क्या है, इस तरीके की चीज़ें थोड़ा सा डाला करिए। देखिए मैंने इस आंसर में एकदम डिफरेंट किया हुआ है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या है, हैबिटेट लॉस होता है, मतलब हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होता है। जो स्पीसीज होते हैं उनकी मतलब फ्रेगमेंटेशन होता है उनके हैबिटेट में। जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व में अब केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश हो गया, तो अब इससे क्या है कि वो टाइगर रिजर्व्स में उनका हैबिटेट जो है वो डिस्टर्ब हुआ। फिर एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी में ये है विक्रमशिला नेशनल पार्क है, नेशनल हाईवेज वहाँ से पास होता है, तो क्या है कि उनको थ्रेटेंड है, गैंगेटिक डॉल्फिन्स जो है उनके लिए थ्रेटेंड की बात है ये। डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो है वो भी इरोड हो रहा है कहीं ना कहीं, मतलब इस वजह से। सोशल एंड इकोनॉमिक में क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल। अब क्या है कि वहाँ पे वाटरवेज जब बनाएंगे तो उनको जगह चाहिएगा, तो क्या करेंगे, सोशल जो पॉपुलेशन है उनको ही तो डिस्प्लेस करेंगे। तब ट्राइबल पॉपुलेशन को डिस्प्लेस करना और कहीं पे भी इस्टेब्लिश करवाना बहुत टफ है, क्योंकि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और या फिर वो भी सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बाहर की सोसाइटी को, ठीक है। और थोड़ा सा रिवर लिंकिंग जो कॉस्टली होता है, लॉस ऑफ द कल्चर जो है, ट्राइबल पीपल अपना कल्चर लॉस कर देते हैं। मतलब लास्ट माइल कनेक्टिविटी होती है, वहाँ पे कनेक्टिविटी इतनी अच्छी होती नहीं है कि अगर हम इस्टेब्लिश कर दिए भी तो वहाँ तक कनेक्टिविटी भी इस्टेब्लिश तो करनी पड़ेगी ना। वन वे कंस्ट्रक्शन मतलब सही थोड़ी होता है। फिर उसका पॉलिटिकल में क्या है कि इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स रहते हैं, जैसे कि इसमें तमिलनाडु केरला में, कर्नाटका में हो गया, ठीक है, तमिलनाडु केरला में हो गया। तो इन स्टेट्स में क्या होता है, डिस्प्यूट्स रहता है हमेशा रिवर्स को लेकर के। तो फिर अगर कोई मतलब इनलैंड वाटरवेज बनाते हैं तो वो तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो ये प्रॉब्लमेटिक की बात रहेगी। फिर जो पॉलिटिकल, जैसे बांग्लादेश है, अब वहाँ पे कोई वाटरवेज बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो ये एरिया है अपने कंट्री का, ये एरिया है, अब हमें यहाँ से लाना पड़ेगा। अगर कोई वाटरवेज हम यहीं से ला दिए, कितना इजी नहीं रहेगा, हमारा कंस्ट्रक्शन भी कम हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ से लाना पड़ेगा। तो ये वाला एरिया बांग्लादेश से पास करना पड़ेगा। बांग्लादेश जरूरी थोड़ी है कि रेडी ही हो। लैंड एक्विजिशन में भी प्रॉब्लम होती है। जियोमॉर्फोलॉजिकल क्या है, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजिकल जो है पंपिंग ऑफ द वाटर फ्रॉम द प्लेन टू पेनिसुलर। अब प्लेन से पेनिसुलर कैसे वाटर मतलब इस तरीके से मैनेज किया जाए। और कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कैनाल डिग करना भी टफ, मतलब थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। अब रिजोल्यूशन क्या है, चैलेंजेस क्या है। नीति आयोग के एक्शन प्लान एजेंडा में बोला गया है कि एक्सपेंडिचर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सागर माला प्रोजेक्ट एंड जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट एक सिंगल विंडो क्लियरेंस होनी चाहिए। डिफरेंट क्लियरेंस नहीं होगी तो लैंड एक्विजिशन से ले के प्रोजेक्ट को पास करना सब इजी होगा। दूसरा है कि ड्रेगिंग मार्केट होनी चाहिए, प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व हो,
और फॉरेन प्लेयर्स भी अलाउड हों। अगर फॉरेन प्लेयर्स अलाउड होंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, और प्राइवेट प्लेयर्स अलाउड होंगे तो कंपटीशन प्लस क्या कहते हैं उसको, कि चीज़ें अच्छी होंगी, मतलब क्वालिटी भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है। और कार्गो कार्गो हैंडलिंग, मैकेनिकल कार्गो हैंडलिंग भी होनी चाहिए। एरिया टू कैपिटल एंड सब्सिडाइज फॉर द इनलैंड, हाँ एरिया को जो है वो सब्सिडाइज करना चाहिए कि हाँ वो उनके वहाँ पे, अब जब कोई चीज़ फॉर्म हो रही है, मान लीजिए वाटरवेज फॉर्म हो रहा है, वहाँ पे कार्गो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ लगाई जाए जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, फिर उस कार्गो इंडस्ट्रीज से लोगों को ईजिली ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाए लोगों का, प्लस मतलब ये गुड्स का, पीपल का, सबका ट्रांसपोर्टेशन हो जाए। फोकस ऑन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट अप्रोच, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट अप्रोच में होना चाहिए फोकस। और यह इंश्योर करना चाहिए कि इन्वायरमेंटल चैलेंज जो है हाई रेट पे जो हो रहा है उसको वो ना हो। ठीक है। अब इसको देखो कंक्लूजन कैसे हो जाता है, इंडिया इज़ अ वे फॉरवर्डिंग फॉर द सॉरी ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, नहीं हाँ, इंडिया इज़ वे, हाँ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में इंडिया जो है बहुत ही तेज़ी से अचीव करना चाह रहा है। तो उसको अचीव करने के लिए लॉजिस्टिक एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी, लॉजिस्टिक एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वही जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कहाँ से हो सकता है, इनलैंड वाटरवेज हो सकता है। गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन द एफिशिएंट वे टू बिकमिंग पावरफुल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अब जब अपने देखिए कोई भी कंट्रीज होती है, जैसे चाइना है, पाकिस्तान और इंडिया, तीनों क्या हुई थी, ये तीनों एक साथ मतलब बल्कि चाइना जो 1 साल बाद जो है अपना फ्रीडम इंडिपेंडेंट हुआ था। लेकिन देखिए चाइना जो है अपनी ग्रोइंग, मतलब कितने तेज़ी से ग्रो किया, ग्रोइंग स्टेज में है बट बहुत तेज़ी से ग्रो किया। इंडिया उसके आगे कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि देखिए इंडिया जो है अपने प्राइमरी सेक्टर पे तो फोकस किया, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन और ये सब। सेकेंडरी सेक्टर पे जो है ना वो फोकस नहीं किया, जैसे मैन्युफैक्चरिंग पे इंडिया अपने फोकस नहीं किया, और चाइना ने सिर्फ अपनी मैन्युफैक्चरिंग को ही बूस्ट किया। तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना भी है ना, तो आपको वाटरवेज को यूज़ करके अपने लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए वही है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है इंडिया को, तो क्या क्या हर्डल्स हैं, उस हर्डल को फिल करके कैसे अचीव किया जा सकता है उसको डिस्कस कीजिए। देखिए, द वुड आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल टू गो बिफोर आई स्लीप, रॉबर्ट फॉस्ट ने कहा था। इसका ये मतलब है कि ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, ड्रीम वह नहीं होता, इसका मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि सपना वह नहीं होता है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वह होता है जो हमें सोने नहीं देता है। अब्दुल कलाम का ये देखिए 2 टाइप के कोट्स मैंने यूज़ कर लिए इसमें। अब इन कोट्स को आप यूज़ करके मतलब अब क्या है 5 ट्रिलियन, अब ये हमारा सपना ही तो है ना 5 ट्रिलियन इकॉनमी, तो सपने के रिगार्डिंग में हम कोई कोट्स यूज़ कर दिए। मैंने आपको बताया था कि कोई भी आंसर होता है तो या तो आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे डेटा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, कोट से स्टार्ट किया है। अब देखिए 5 ट्रिलियन इकॉनमी में चैलेंजेस क्या क्या, चैलेंजेस है, इकोनॉमिक चैलेंज है। इकोनॉमिक चैलेंज है क्योंकि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे ना इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ही हमें एम्प्लॉयमेंट दे सकता है यूथ का। देखिए हमारे कंट्रीज में से है डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है बहुत ज़्यादा है, तो अभी कंट्री को जो है उसको यूज़ करके अपने आप को बहुत ही अच्छे से बूस्ट कर सकता है। दूसरा है एग्रीकल्चर जो है लो प्रॉफिटेबिलिटी है, एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है एक छोटी सी तो मतलब ½ हेक्टेयर की ज़मीन है लेकिन 10 लोग उसमें काम कर रहे हैं क्योंकि लोगों को कहीं जॉब नहीं मिल रही है। अनरिलायबल है, फोकस ऑन द लो वैल्यू क्राफ्ट, लो वैल्यू पे मतलब लो वैल्यू पे फोकस किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में है स्किल ज़्यादा नहीं है, जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज़ को उतनी स्किल नहीं है। लॉजिस्टिक मतलब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बहुत ही ख़राब है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ जो है वो बहुत ही वीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, अब उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। सर्विसेज क्या है, लैक ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब सर्विसेज सेक्टर्स में लैक ऑफ द इन्वेस्टमेंट ही अच्छे से नहीं हो पा रही है, और स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, जो इंडस्ट्रीज़ को चाहिए, जो सर्विस सेक्टर्स को चाहिए वो मिल नहीं रही है। पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या है कि गवर्नमेंट मैकेनिज़्म, अभी रेट टेपिज्म है।
अब इतना ज़्यादा करप्शन होगा तो कहाँ से हो पाएगा। पुअर पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग है, पार्लियामेंट्री मतलब इतना स्लो वर्क कर रही है कि कोई भी एक तरीके से कोई भी लॉ लाने के लिए भी उनको बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ती है, ठीक है। और स्टेमेटाइज कैपिटलिज्म, मतलब कि हाँ, अमीर से अमीर बढ़ता जा रहा है, गरीब से गरीब बनता जा रहा है, अमीर जो है हमेशा अमीरों के लिए काम करना चाहता है, इस तरीके से है। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा इतना ज़्यादा स्टिफ है कि लोग आना ही नहीं चाहते हैं यहाँ पे बिजनेस करने। रीजनल क्या है कि ईस्ट और वेस्ट, अब यूपी में ही देख लीजिए, वेस्टर्न यूपी कितना डेवलप है लेकिन ईस्टर्न यूपी कितना बैकवर्ड है। तो वेस्टर्न ईस्टर्न में ही हमारे, चाहे स्टेट हो, चाहे वो खुद के स्टेट में हो, चाहे एक दूसरे के स्टेट से कंपेयर किया जाए, हालत यही है। और अर्बन और रूरल भी डिवाइड है, अर्बन और रूरल। अर्बन देखिए कितना ज़्यादा डेवलप है लेकिन रूरल में कुछ है ही नहीं, ठीक है। सोशल एस्पेक्ट में क्या है, सोशल एस्पेक्ट में है कि ASFIR जो रिपोर्ट है वो यह बताती है, एसर रिपोर्ट जो है, एसर रिपोर्ट जो प्रथम NGO निकालता है, यह बताती है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन लेवल है, क्लास 2 का बच्चा है वो ABCD भी नहीं आती है उसको, वो अच्छे से रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाता है वर्ड्स। तो ये चीज़ है। हेल्थ केयर में हम 1.2% GDP का यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमने कहा गया है 3% एटलीस्ट यूज़ करो, ठीक है। और करप्शन जो है, करप्शन मतलब लीकेज, मतलब हर जगह तो करप्शन हो रहा है। कहीं भी कोई काम कराने जो पैसा लाओ काम हो जाता है, कोई सिस्टम ही नहीं है। कोविड-19 जो है वो इकोनॉमी को अनसर्टेन कर दिया है, मतलब पहले तो हमारी वी चल रही थी, पहले हमारी के चल रही थी, अब वी चल रही है इकोनॉमी, ठीक है। देखिए अब तो मतलब प्रेडिक्शन किया गया है इस बार बजट के में कि इकॉनमी जो है अच्छे से बूस्ट हो जाएगी। टेक्नोलॉजिकल है कि हम लोग ट्रेन मैन पावर नहीं है, हम लोग 4.0 में तो आ गए हैं लेकिन हमारे पास उतना पावर नहीं है। साइंस एंड टेक में एक्सपेंडिचर में जो 0.7% जो है GDP का यूज़ किया जाता है, तो कहाँ से, जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये चीज़ें वर्क नहीं कर रहे हैं। इंडिया शेयर द ग्लोबली, मतलब इंडिया जो है अपना पेटेंट जो है 0.8%, मतलब इंडिया में कुछ चीज़ डेवलप ही नहीं हो रही, लोगों के पास है दिमाग, ब्रेन ड्रेन हो रहा है ज़्यादातर, ठीक है। इन्वायरमेंटल क्या है, इन्वायरमेंटल वाटर क्राइसिस है, क्लाइमेट चेंज है, डिजास्टर एंड हजार्ड है, साइक्लोन इंटेंसिटी है और मानसून फ्लेयर है। ये तो मतलब इजी है, मतलब ये तो कोई भी लिखा जा सकता है। फिर लीगल क्या है कि लेबर लॉज नहीं है, लेबर लॉज इतने स्टिफ हैं या फिर लोग लेबर बनना नहीं चाहते। लैंड एक्विजिशन में इतनी प्रॉब्लम होती है, लोगों को रिहेबिलिटेशन में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए लोग छोड़ना नहीं चाहते अपनी जगह। ब्लैक मनी का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में भी डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जुडिशियल बैकलॉग है, अब कोई भी है, कोई केस हो गया तो अब जुडिशरी में जाएगा, वो 10 साल तक पड़ा रहेगा, तो वो लैंड प्लस वो कंस्ट्रक्शन प्लस वो चीज़ें सब कुछ बैक हो जाती हैं। फिर उसके बाद आता है ग्लोबल हेडवाइंड में क्या है कि हाँ, मतलब कोरोना की वजह से सब कुछ एकदम एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा मार्केट जो है डिसरप्ट हो गई, और लेबर जो है सडनली जो है रूरल की तरफ शिफ्ट हो गया, मार्केट ग्लोबल जो है श्रिंक हो गई, ग्लोबली मार्केट श्रिंक हो गई। तो हम कैसे ये कर सकते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट में है कि बॉर्डर डिस्प्यूट होता रहता है, जैसे लद्दाख के साथ, मतलब जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना के साथ हमारा होता रहता है, पाकिस्तान के साथ होता रहता है। अब तो थोड़ा नेपाल भी चाइना की गोद में जाके बैठ गया है, तो वहाँ पे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एनर्जी सिक्योरिटी में है, पर्शियन गल्फ क्राइसिस हो रही हैं, और ईरान यूएसए सैंक्शन लगा दिया है, मतलब अब तो हटा दिया है सैंक्शन, बट जब सैंक्शन लगाया था तो उसकी वजह से हमें जो ऑयल था वो बहुत ही कॉस्टली मिलता था। और इंटरनल सिक्योरिटी में सोशल कोहेजन है। इंटरनल सिक्योरिटी हमारी खुद में कहीं नहीं बनती है। नक्सलिज्म है, अब माओइज्म और नक्सलिज्म भी बहुत तेज़ी से तो है ही अपने कंट्री में, जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह में देख लीजिए, लोग SDM DM तक को मार डालते हैं, ठीक है। काउंटर फाइट करेंसी है, करेंसी जो है वो इस तरीके की, मतलब करेंसी हमारी बहुत ही ज़्यादा डिप्रिसिएशन हो रही है। ड्रग्स स्मगलिंग है, और रिफ्यूजीज इन्फ्लक्स है, मतलब रिफ्यूजीज इस तरीके से अपनी कंट्री में आते हैं कि क्या ही किया जा सकता है। तो ये सारे चैलेंजेस अब इस पर आप मतलब इस तरीके आप कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि इंडिया इज़ ग्रोइंग एंड developing country has a good dream and we are working on this path by adopting different mechanism like
like by overcoming our weaknesses that will never stop India to become a powerful country। ठीक है, अब इसमें 5 ट्रिलियन को अगर कुछ डाल सकते हैं तो डाल दीजिएगा, मतलब इस तरीके से कुछ भी आप लिख सकते हैं, या फिर जो आपने ऊपर डिफाइन किया है उसको बता दीजिए कि वो अगर ओवरकम कर दिए तो हम बहुत अच्छे से उसको अचीव कर लेंगे। देखिए ये मैं मतलब आज तो मैंने काफ़ी दिन बाद 5-6 दिन बाद वीडियो बनाई हूँ, तो थोड़ा सा मैं भी बिज़ी हूँ पढ़ाई में, तो इसलिए अच्छे से वीडियो बना नहीं पा रही हूँ। तो आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा इसको शेयर करिए, प्लीज़ इसको शेयर करिए, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। क्योंकि मैं अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं दे पाती हूँ, मतलब मेरा प्रेजेंटेशन इतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है। तो इसलिए अगर मतलब मेरे पास अगर टाइम रहता है तो मैं अच्छे से इसका पीपीटी वगैरह बनाती, बट अभी टाइम नहीं है, और मेरे को लगता है कि पीपीटी बना के तब टाइम वेस्ट क्यों करना है, अच्छा खासा आंसर्स डिस्कस करें। मैं आपको प्रीलिम्स के भी वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगी, प्रीलिम्स वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगी, जिसको भी यूपीपीएससी या फिर एमपीपीएससी सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं ना, और बीपीएससी और HCS RPSC, मतलब UKPSC, जिनको भी मतलब इस तरीके के एग्ज़ाम्स मतलब देने हैं, वो इसको मतलब फॉलो कर सकता है, और अपने दोस्तों को भी बताइए थोड़ा सा कि इस तरीके का है कोई, मतलब क्योंकि मुझे पर्सनली भी आप अच्छे से मतलब पूछ सकते हैं, पर्सनली कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।